हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक और नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो लास्ट ईयर यहाँ से नर्स्ट इक्वेशन से सवाल आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत शॉर्ट टाइम में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे एक फर्दर डिफरेंट लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या मतलब है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली दो चीज़ें हैं। एक है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना। तो इसी बेसिस पे हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं। तो सबसे पहले हम वहीं से बात करेंगे। तो हमारे पास होता है इलेक्ट्रोकेमिकल। अच्छा, उससे पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक्स के बारे में जो रिडॉक्स चैप्टर में आपने कहीं ना कहीं सुना तो है बट आप शायद भूल गए हों। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है तो उसे आप बोलते हैं ऑक्सीडेशन। उसके बाद होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो आप बोलेंगे कि उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, राइट। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर आप कह सकते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या आप कह सकते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है क्रोमियम और क्रोमियम से बनता है Cr3 पॉजिटिव। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और वो +3 में जाता है। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या आप कहें कि वो 0 से +3 बन गया है इसलिए वो ऑक्सीडाइज हुआ है। ऐसे ही हमारे पास है Cr2O7 2 नेगेटिव। इसका जब रिडक्शन होता है तो ये कन्वर्ट होता है Cr3+ में। यहाँ पे आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन अगर कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्रोमियम को x मान लो तो ये 2x हो गया। ऑक्सीजन -2 होता है, 7 ऑक्सीजन है तो -14 हो गया। जो भी चार्ज है वो इक्वल में लिखेंगे तो यहाँ पे आप ऑक्सीजन को देखेंगे, सॉरी क्रोमियम को देखेंगे +6 में। तो क्रोमियम +6 से +3 में चला गया है तो इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तो इसका हो रहा है रिडक्शन। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो जाए तो उन्हीं रिएक्शंस को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल अभी देख लेंगे। तो अब हम बात करते हैं किस तरह के सेल की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस जानते हैं आप लोग, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हैं हम। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। तो कुछ रिएक्शंस होंगी जो खुद होती हैं यानी कि जिनके लिए डेल्टा जी क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से जनरेट होने वाली केमिकल एनर्जी, उन रिएक्शन के दौरान जो भी एनर्जी जनरेट होती है उसे अगर आप कन्वर्ट कर पाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो ऐसे सेल क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाते हैं। किस में चेंज करना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे आपके फ़ोन की बैटरी जो है वो कुछ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपको प्रोवाइड कर रही है। आपके टीवी रिमोट के सेल या जो भी रिस्ट वॉच में जो सेल होते हैं, जितने भी सेल हैं, बैटरीज हैं, वो सब केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उनमें खुद हो रही हैं। आपको तो कुछ नहीं करना है। तो वो क्या जनरेट कर रही हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही हैं। अलग अलग तरीके से हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसके यूज कर रहे हैं। ऐसे सेल को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम बात करें तो इन्हीं का नाम होता है गैल्वेनिक सेल। इन्हीं को कहा जाता है गैल्वेनिक सेल या इन्हीं को वोल्टाइटिक सेल कहा जाता है। वोल्टाइटिक सेल। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं जो काफी फेमस रहता है सिलेबस में, वो है डेनियल सेल। डेनियल सेल। तो डेनियल सेल किन किन का कॉम्बिनेशन होता है वो आपने ध्यान रखना है। डेनियल सेल क्या है वो आपने ध्यान रखना है। किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, यानी कि गैल्वेनिक सेल है। लैग्रैंज सेल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो डेनियल सेल जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है जिंक और कॉपर का। तो इसमें क्या होता है? जिंक जो है Zn सॉलिड से कन्वर्ट होता है Zn2 पॉजिटिव में। मतलब जिंक का होता है इसमें ऑक्सीडेशन। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 2। और जो कॉपर होता है, कॉपर करता है इलेक्ट्रॉन गेन। तो कौन करेगा? Cu2 पॉजिटिव। यहाँ पे कॉपर Cu2 पॉजिटिव फॉर्म में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या बनाता है? Cu। पूरे सेटअप बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये Cu, इन दोनों को ऐड कर लो तो आप कहेंगे हो क्या रहा है कि जो जिंक सॉलिड है और दूसरा कौन है? Cu2 पॉजिटिव है। तो जब रिएक्शन हो रही है तो Zn जो है वो 0 से +2 में चले जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन।
कॉपर +2 से किस में आ जा रहा है, 0 में आ जा रहा है, इसका मतलब वो अपना क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। तो जिंक का हुआ ऑक्सीडेशन और कॉपर का हुआ रिडक्शन। तो ऐसी ही रिएक्शन को मैंने क्या कहा था, जिनमें दोनों चीजें हो, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो आपसे रिएक्शन पहचानने के लिए भी कहा जा सकता है डेनियल सेल की। अब ये जो हुआ है आपका ऑक्सीडेशन हुआ है और नीचे वाला हुआ है रिडक्शन। अब हमें पहचानना होगा कैथोड और एनोड। तो आपने एक ट्रिक से इसे याद रखना है, आर सी का मतलब रेमेडियल केमिस्ट्री या रेमेडियल कोचिंग। यहाँ पे क्या है, आर का मतलब रिडक्शन और सी का मतलब कैथोड। तो रिडक्शन हमेशा किस पे होता है, कैथोड पे होता है, राइट। तो ऑक्सीडेशन किस पे होगा, हमेशा एनोड पे होगा। ओए बोलते हो ना, ओए, ओए करके याद रख सकते हो, ऑक्सीडेशन एनोड। ठीक है, तो मेरा तो ये फेवरेट है आरसी, रिडक्शन एट कैथोड। अब इन पे हमें चार्जेस ध्यान रखने, ये चार्जेस भी पूछे जा सकते हैं पेपर में, जो बेसिक सवाल हैं इसके। तो हमने कहा कि जो हमारे पास एनोड है, एनोड मतलब ओए, हमने कहा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, चार्ज कैसा होता है उसके लिए एक और ट्रिक याद रख लो, LOAN, लोन। L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, O ऑक्सीडेशन, A मतलब एनोड और N मतलब नेगेटिव। तो एनोड पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि यहाँ पे जो सिस्टम है जिसमें Zn सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn2 पॉजिटिव में। फिर ये सॉल्ट ब्रिज का साइन आता है, 2 डंडे, पहला डंडा तो बस चेंज को दिखा रहा है, फिर दूसरे में क्या हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Cu में। तो पहले वाले पार्ट को, यानी कि जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसे क्या बोलोगे, एनोड बोलोगे, और जो राइट है उसे क्या बोलोगे, कैथोड बोलोगे। और अभी हमने बात कर ली है कि एनोड पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, कैथोड पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। करंट की डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब कैथोड से एनोड, CA हो जाएगी करंट। और इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉनों की, एनोड से कैथोड और कैथोड से एनोड किसके लिए है, ये है आपकी करंट की डायरेक्शन। तो पेपर में सवाल हो सकता है कि जिंक से जाएगी या कॉपर से करंट जानी है। ठीक है, तो यहाँ के अकॉर्डिंग अगर आंसर आप करेंगे तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कॉपर से कहाँ की तरफ फ्लो हो रही है, जिंक की तरफ, यानी कि कैथोड से एनोड की साइड हो रही है। इलेक्ट्रॉन फ्लो बोलेगा तो आप उल्टा बोलना। चार्ज ध्यान रखेंगे, एनोड कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होते हैं, नॉर्मली हम फिजिक्स में या सब जगह बात करते आते हैं, उसमें साइन उल्टे होते हैं। तो ये कहानी है आपके डेनियल सेल की। फिर इसी में हम बात कर लेते हैं कि जो सॉल्ट ब्रिज लगाया गया जाता है वो किस लिए लगाया जाता है। जो 2 डंडे लगे हैं, 2 बीकर को कनेक्ट करने के लिए लगे होते हैं। ऐसे एक बीकर होता है, ऐसे एक बीकर होता है। एक तो सॉल्ट ब्रिज एक यू ट्यूब होती है, ठीक है, एक यू शेप की ट्यूब होती है, इन्वर्टेड। उसमें हम फिल करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्या भरते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस तो बनाए लेकिन कहीं पर जाके कोई नई रिएक्शन ना करें। तो इसमें एग्जाम्पल होता है, जैसे हमारा KNO3 होता है इसमें एग्जाम्पल, ठीक है, NH4NO3 होता है इसमें एग्जाम्पल। तो ये हमारे बेसिकली क्या होते हैं, KCl होता है। ये आपके किसी तरह यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। फिर सॉल्ट ब्रिज के 2 फंक्शन पूछे जाते हैं। पहला फंक्शन तो क्या है, टू कंप्लीट द सर्किट, टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो दोनों बीकर को जोड़ा इसी के थ्रू जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रॉड लगी है उनको तो हमने आपस में जोड़ दिया वायर से। अब लेकिन ये बीच सर्किट तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो सर्किट को कंप्लीट करने का काम ये क्या कर रहा है, इंटरनली ये कर रहा है। तो टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ये चार्ज को मेंटेन करता है, तो मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो ये 2 यूज हैं इसके, तो इसे कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज। तो नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ से जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, अभी जो हम सेल की बात कर रहे थे, उसके लिए अगर हमें निकालना है कि सेल ने कितना पोटेंशियल दिया, तो उसको बोलते हैं ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का मतलब होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है, नॉट लगा दिया मतलब स्टैंडर्ड। जब कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो, 1 मोलार हो, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो जो सेल आपने बनाया है उसका पोटेंशियल कब कहा जाता है, सेल पोटेंशियल, जब कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो, 1 मोलार हो। तो फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, सवाल मिल सकता है, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन,
RC यानी कि रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, ठीक है। राइट माइनस लेफ्ट भी कह सकते हो, हायर माइनस लोअर भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूं तो रिडक्शन किसका हो रहा था, रिडक्शन हुआ था कॉपर का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा पेपर में कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, फिर माइनस ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, जिंक का, ठीक है। दिए सबके रिडक्शन पोटेंशियल ही होते हैं, तो आपने पहचान के यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये तो हमने ई नॉट से निकाला, कब, ये ई नॉट सेल तुमने कब निकाला है, जब कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो, 1 मोलार हो। अगर कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो तो उसके लिए आती है नर्स्ट इक्वेशन, क्या बोलते हैं इसे हम, नर्स्ट इक्वेशन। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के लिए सेल पोटेंशियल कैसे चेंज होगा अगर कॉन्सेंट्रेशन बदल दें तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पूरा सेल निकालने के लिए। इसका फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, जैसे वो आया था ना लास्ट ईयर काइनेटिक्स से, हो सकता है इससे आ जाए, न्यूमेरिकल तो इससे आया ही था। तो नर्स्ट इक्वेशन होती है ई सेल, पूरे सेल का पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस आर टी अपॉन एन एफ फिर एल एन क्यू सी यानी कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने गेन या कितने लॉस किए, जैसे कॉपर के केस में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, ऐसे ही कोई और आएगा तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो आते हैं। एफ होता है फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 96500, ठीक है, कूलॉम पर मोल। तो चार्ज होता है 1 मोल का। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं। आप लोग जाते हैं एल को अगर लॉग में चेंज करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा मत करो यार, काफी बार पढ़ लिया तुमने, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एन एफ और ये आर टी, तो एक फॉर्मेट ये हो सकता है, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख लो या एनोड अपॉन कैथोड लिख लो, ठीक है। एसी करके याद रख लेना, एनोड अपॉन कैथोड, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद और चेंज करते हैं इसको, तो और जब आप इसको चेंज करेंगे तो ई नॉट सेल, अब और चेंज कैसे करना है, देखो आर की वैल्यू भी फिक्स होती है 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन लग जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस को चेंज करोगे। एन हमें नहीं पता है, एन तो अलग अलग हो सकता है, फैराडे कांस्टेंट भी फिक्स है। सब रखने के बाद वैल्यू आती है 0.0591 अपॉन एन, ऐसे रहेगा लॉग एनोड अपॉन कैथोड। अब 0.09 को 0.06 लिख सकते हो फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला होता है जो न्यूमेरिकल के लिए ज्यादातर यूज हो रहा होता है, बाकी सारे फॉर्मेट नर्स्ट इक्वेशन के ही। अगर आपके पास कंडीशन आ जाए इक्विलिब्रियम की, तो हमने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि अगर इक्विलिब्रियम आ जाता है तो डेल्टा जी कितना होता है, 0, और उस टाइम पर सेल का पोटेंशियल भी कितना हो जाता है, 0। तो अभी तक जो एक क्यूसी था प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, अब उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी कहेंगे। तो इसकी जगह 0 रख लो, अब तो यहाँ 0 रख दोगे, इक्वल टू में क्या बचेगा, ई नॉट सेल माइनस 0.06 ले लेता हूँ मैं इसको, अपॉन एन लॉग के सी। इस पूरे नेगेटिव वाले टर्म को उधर ले जाओ तो क्या बचेगा, 0.06 अपॉन एन लॉग के सी इक्वल टू ई नॉट सेल। लॉग के सी निकाल लो यहाँ से, तो क्या फॉर्मूला बन गया लॉग के सी का, एन ई नॉट सेल अपॉन 0.06। तो ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला। क्लियर हुआ, तो ये हमारे पास होता है। उसके बाद ये फॉर्मूला भी लिख लो, ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी देखा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। नहीं भी देखा था तो यहाँ देख लो। ऐसे ही डेल्टा जी नॉट होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी में स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल लिया जाएगा, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई होगी आपको, वेरी गुड। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ फैराडेज लॉ की, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करेंगे। अभी इलेक्ट्रोकेमिकल थे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो रिएक्शन खुद नहीं हो रही थी, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम उन रिएक्शंस को कराएंगे जो पॉसिबल नहीं हो रही थी। जैसे मान लो पानी ऊपर से नीचे तो खुद गिर रहा था, लेकिन नीचे से ऊपर ले जाने के लिए तुम्हें मोटर लगानी पड़ी,
तो तुमने इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उस प्रोसेस को करा है जो स्पॉन्टेनियस नहीं थी, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहा जाता है। तो बेसिकली इसे इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से जानते हो, जहाँ पे एक रॉड कैथोड की होती है और एक एनोड की। तो इलेक्ट्रोलिसिस आप ऐसे करते हैं, एक रॉड एनोड, एक रॉड कैथोड। अब इस पे चार्ज वाले नहीं होंगे जो अभी हमने बताए थे, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल वाले। यहाँ पे नॉर्मल जैसे फिजिक्स में लगाते हो, एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। आप दोगे इलेक्ट्रिसिटी और आप कराओगे रिएक्शन। तो वाटर जो है वो कभी भी खुद ब्रेक नहीं होता है किसमें, H2 और O2, क्योंकि वाटर तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बना देता है। तो बैलेंस कर लेना इसको। तो ये इस रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। बट इलेक्ट्रिकल आर्क डायरेक्ट करंट फ्लो करा के हम H2O को हाइड्रोजन और गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें होंगी उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। तो इसके लिए हमारे पास एक लॉ आता है, फैराडेज लॉ। कौन सा लॉ आता है, फैराडेज लॉ। इनका कहना यह है कि बीकर में जितनी ज्यादा करंट फ्लो कराओगे, मतलब जितना ज्यादा चार्ज फ्लो कराओगे, उतना ज्यादा मास डिपॉजिट होगा। जैसे अभी जो मैंने ऊपर रिएक्शन लिखी उसमें तो दोनों गैसेस है ना। मान लो रिएक्शन होती कि हमारे पास Zn2 पॉजिटिव पड़ा होता बीकर में, तो आप बोलते कि सर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और डिपॉजिट हो जाएगा, जिंक बन जाएगा। कितना अमाउंट जिंक बनेगा, W, डिपेंड करेगा कितना चार्ज फ्लो किया है। अब कांस्टेंट आता है यहाँ पे एक Z, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। आप सभी लोग जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। तो Q इज इक्वल टू I इंटू T। तो फॉर्मूला क्या बन गया, W इज इक्वल टू Z I T। एक फॉर्मूला तो ये है। अब जो Z होता है वो होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन N इंटू F इंटू ऊपर क्या है I इंटू T। तो फॉर्मूला बन गया MIT अपॉन NF, MIT अपॉन NF। जब W क्या है यहाँ पे, मास कितना डिपॉजिट होगा या कितना उड़ेगा। M क्या है, उसका मास। जैसे जिंक की बात चली तो जिंक का मास रखोगे, हाइड्रोजन की बात चल रही है, हाइड्रोजन का मास। N है उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, जैसे यहाँ पर N ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए जिंक ने। F होता है फिक्स 96500, करंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, टाइम भी आपको गिवन होगा। तो फैराडेज लॉ का स्टेटमेंट आपने ध्यान रखना है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है आपके पास, 2 चीजें आपने ध्यान रखनी है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, और दूसरा होता है हमारा मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। तो दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने की बात बता रहे हैं। ये 1 मोल के लिए बता रहा है, ये 1 ml के लिए। तो याद क्या रखना है तुम्हें, पहली बात इनका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, K इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A। बहुत फेमस फॉर्मूले हैं दोनों के, जहां पे पूरे L अपॉन A को सेल कांस्टेंट कहा जाता है, सेल कांस्टेंट। K को दिखाते हैं कंडक्टिविटी, इसको कपा भी बोलते हैं, कपा, नॉट पपा, कपा, ठीक है। यूनिट क्या होती है इसकी, इसकी यूनिट होती है S सेंटीमीटर इनवर्स। S को ओम इनवर्स लिखा जाता है, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी होती है ये उल्टा V, यानी कि इसको लैम्डा बोलते हैं, कैपिटल लैम्डा। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन m। इसकी यूनिट तो सबसे ज्यादा यूनिक है, वो है S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर कुछ तुम्हें दिमाग में लगाना, याद करके लेके जानी है इसकी। अब बात करते हैं ऑन डाइल्यूशन। पानी मिलाने से क्या होगा, ऑन डाइल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन को कम करने से। ऑन डाइल्यूशन जो कंडक्टिविटी होती है वो हमेशा क्या होती है, डिक्रीज। यहाँ पे क्या याद रखना है, ऑन डाइल्यूशन पानी मिलाने से मोलर कंडक्टिविटी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज क्या होगा, बहुत स्लो होगा, स्लाइटली इंक्रीज, थोड़ी सी बढ़ेगी अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर वो वीक है तो वीक के केस में बहुत भयंकर चेंज आएगा, तो उसको कहते हैं ड्रास्टिक चेंज, बहुत शार्पली इंक्रीज होगी। जैसे यहाँ पे बना देते हैं ड्रॉ, तो यहाँ पे बनाया जाता है √C और यहाँ पे बनाई जाती है मोलर कंडक्टिविटी। इनके बीच में ग्राफ होता है। पूछा जाएगा कि किस किस के बीच में ग्राफ होता है, तो मोलर कंडक्टिविटी और √C, C की पावर 1/2। तो देखो ये है ग्राफ, काफी सीधी लाइन खींचेंगे, ऐसे शार्प नहीं आएगी लाइन, ऐसे आएगी बिल्कुल, ठीक है। और वीक के लिए ऐसे आता है, बहुत तेजी से चेंज।
तो अगर आपको यहाँ पे पेपर में ए और बी लिख के दे दें और पूछें कि ए क्या है बी क्या है, तो आप बोलेंगे ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और बी बोलो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हमारे पास एक रूल आता है कोलराउश लॉ। क्या कहते हैं हम इसे? कोलराउश लॉ। इनका कहना यह है कि किसी की भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, अच्छा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? जैसे मैंने कहा कि पानी मिलाने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, कब तक बढ़ेगी? क्या हमेशा बढ़ती ही रहेगी? तो एक लिमिट तक बढ़ेगी, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में ऊपर लगा दिया जाता है मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, या कहा जाता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मैक्सिमम कितनी आ सकती है उसी को बताने के लिए कौन सा लॉ आया? कोलराउश लॉ। तो इनके अकॉर्डिंग किसी की भी जो मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट वाली, वो उसके आयंस के सम के इक्वल होती है, आयनिक कंडक्टिविटीज के सम। जैसे मुझे यहाँ पे लिखनी है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, तो मैं कहूँगा कि जितनी मोलर कंडक्टिविटी आ रही है Na पॉजिटिव की वो, और जितनी मोलर कंडक्टिविटी आ रही है Cl नेगेटिव की, इन दोनों का समीशन ही क्या आएगा? NaCl। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा K2SO4, इसके लिए लिखो ब्रेक करके, रिलेशन पहचानने के लिए भी आ सकता है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे लैम्डा भी लिखा हो सकता है, कैपिटल वाला भी हो सकता है। K क्या होता है? 1 पॉजिटिव। कितने K हैं? 2, तो बाहर से 2 लगा देंगे, प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो एक ही होता है, तो SO4 2 नेगेटिव। तो इसी को बोलते हैं कोलराउश लॉ। इसका एक फॉर्मूला और होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो ऊपर आता है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, और मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम वाली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे है और ये जितनी हो सकती थी उतनी, तो इसको बोलते हैं अल्फा, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसमें इसी के रिगार्डिंग हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे अगले उसमें चैप्टर में, ठीक है, मतलब अगले लेक्चर में, जिसमें हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। फिर आते हैं लास्ट हमारे पास बैटरीज। बैटरीज फिर रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रस्टिंग बता देंगे। बैटरीज क्या होती हैं? 2 टाइप की होती हैं, प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरी जो एक ही बार यूज की जा सकती है, तो नॉन रिचार्जेबल होती हैं। ये रिचार्जेबल होती हैं, जैसे हमारा टीवी रिमोट की बैटरी, वो नॉन रिचार्जेबल है। या रिस्ट वॉच में हम जो यूज करते हैं वो बैटरी, तो जो भी नॉन रिचार्जेबल है, अगर चार्जेबल है तो फिर वो सेकेंडरी में आ जाएगी, क्योंकि अब तो काफी मॉडिफाइड वर्जन आ गए हैं। तो प्राइमरी नॉन रिचार्जेबल, सेकेंडरी रिचार्जेबल। प्राइमरी के एग्जांपल हमारे सिलेबस में क्या क्या होते हैं? एक होता है ड्राई सेल और दूसरा होता है मरकरी सेल। मरकरी सेल जो होता है वो बटन सेल होता है, जो छोटे माइक्स में यूज होता है या फिर रिस्ट वॉच में यूज होता है। मरकरी, माइक लिख दिया मैंने, मरकरी सेल, ठीक है, ZnHg बोलते हैं इसको। जिंक अमलगम वाला एग्जांपल होता है। और एक है ड्राई सेल। सेकेंडरी सेल में आता है लेड स्टोरेज। जो इन्वर्टर वगैरह आते हैं वो किस में आते हैं? सेकेंडरी में आते हैं। तो लेड स्टोरेज इन्वर्टर का एग्जांपल है, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल में कौन सा सेल यूज होता है पूछेगा तो आप बोलेंगे लेड स्टोरेज, यानी कि कौन सी बैटरी? सेकेंडरी बैटरी। और ये टीवी रिमोट, टेप रिकॉर्डर्स में कौन सा यूज होता है? तो ड्राई सेल। बटन सेल किसको कहते हैं? जिंक अमलगम, यानी कि मरकरी सेल को। तो इसमें लेड स्टोरेज आता है, एक आता है निकल कैडमियम सेल। तो ये दोनों आते हैं। लास्ट में आता है जो सबसे यूनिक है, वो है फ्यूल सेल। इन दोनों से हटके फ्यूल सेल, तो जो जनरली काफी सारे होते हैं बट पढ़ा जाता है कौन सा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। यहाँ पे फ्यूल कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है? फाइनल रिएक्शन बड़ी सिंपल है इसकी, H2 + O2 गिव्स H2O। एडवांटेजेस क्या क्या है इसके? पहला तो लॉन्ग लाइफ है, लंबे समय चलता रहेगा, बस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाते रहो अलग से। दूसरी बात ये होती है कि ज्यादा एफिशिएंट होता है, 70% एफिशिएंसी होती है, यानी कि ऊपर वाले इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते जितनी प्रोड्यूस कौन करेगा? फ्यूल सेल। तीसरी बात, इसे अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज किया गया था। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज होने वाला सेल कौन सा था? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। चौथी बात है पॉल्यूशन फ्री होता है, इसमें कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं बनता है जो पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स कंटेन करता हो, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेजेस होते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो क्या करना है, जिसका रिडक्शन होगा वो कैसा एजेंट होगा?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बस इतनी सी बात है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी का, तुमने कहा कि सर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैं कहूँगा कैसा एजेंट है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर हुआ? तो वैल्यूज से कैसे पहचानते हैं, न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।